कक्षा 12 यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में विलयन चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। विलयन चैप्टर का कुल 5 वीडियो बनेगा और 5 वीडियो में विलयन चैप्टर 7 अंक का है। डेफिनेटली इसी 5 वीडियो के नोट्स से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की ही श्रृंखला यहाँ पर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। ठीक है, तो आप इन 5 वीडियोस को देखिए, आपका 7 नंबर केमिस्ट्री में क्लियर हो जाएगा, लिखकर गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो है ऑप्शनल प्रश्न है और अति लघुत्तरी प्रश्न है। सेकंड वीडियो में अति लघुत्तरी प्रश्न मिलेंगे। थर्ड वीडियो में लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी। फोर्थ वीडियो में भी विस्तृत उत्तरी प्रश्न मिलेंगे और फिफ्थ वीडियो में जो है आपको न्यूमेरिकल, टॉप न्यूमेरिकल इस चैप्टर से मिलेंगे। ये बात सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शनल प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर है, ध्यान दीजिए। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। तो देखिए, ये सब न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं। देखिए, न्यूमेरिकल वाले प्रश्नों का यहाँ उत्तर आपको सिर्फ याद कर लेना है या फिर आपको इसे नोट्स बनाकर रख लेना है। जब मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल प्रश्न में न्यूमेरिकल लगाने की जगह यहाँ हमारे पास नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये आपका थर्ड नंबर होगा। आप इन प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा नंबर, 1 मोलर जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है इतना। ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल टाइप्स के जो क्वेश्चन है ये आप सिर्फ अभी देखते जाइए, बाकी न्यूमेरिकल के अतिरिक्त जो है उसे समझाया जाएगा। यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन कहा जाता है 1 मोलर। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? 1 मोलर। शुद्ध जल की मोलरता होती है, शुद्ध जल की मोलरता होती है, याद रख लीजिए, रट लीजिए, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, 55.56। ये बात ध्यान दीजिए। ये भी अंक वैसे ही, लेकिन दशमलव क्या कहाँ लगाना चाहिए? 55 के बाद। तो ये बात याद रखिएगा। 0.2 m H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी कितना? 19.6। याद रखिएगा। किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा? देखिए, वाष्प दाब पर हम कुछ एक स्पेशल टॉपिक लेकर आएंगे और उस पर सारे विलयन का क्लियर करा देंगे, किसका अधिकतम होगा, किसका न्यूनतम होगा, क्यों होगा। अभी के लिए इन सारे ऑप्शनों में जो है 0.1 m BeCl2 का जो वाष्प दाब है, ये बात आप सब लोग ध्यान दीजिए। 0.1 m BeCl2 का वाष्प दाब सबसे अधिक होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब इस प्रश्न से हम लोग कुछ समझेंगे। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो देखिएगा, परासरण दाब जो है, क्वथनांक में उन्नयन जो है, क्वथनांक में हिमांक में अवनमन जो है, ये सब अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। लेकिन श्यानता, प्रकाशिक घूर्णन और पृष्ठ तनाव जो है अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म होगा? आपका परासरण दाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए, जो अणुसंख्य गुणधर्म होंगे वो तो निर्भर करेंगे। तो वाष्प दाब का अवनमन अणुसंख्य गुणधर्म है, हिमांक का अवनमन जो है अणुसंख्य गुणधर्म है, ये भी अणुसंख्य गुणधर्म है, ये नहीं है, तो इस चीज पर निर्भर नहीं करता है। इसके लिए मैंने कहा है आप उत्तर याद कर लें। ठीक है, उसके बाद मैं आपका इस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा। लिखा है, निम्न में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? इसका एग्जांपल होगा 1% CaCl2 का। नेक्स्ट नंबर, किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जाती? तो ये रट लीजिए, ये सूत्र इसलिए रट लीजिए कि ऑप्शनल प्रश्न में आएगा तब कर देंगे, और इस पर अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे। m गुणते TB गुणते W बटा 1000 गुणते W। m मतलब जो है वो अणुभार को रिप्रेजेंट करेगा, TB जो है क्वथनांक में उन्नयन को रिप्रेजेंट करेगा, W जो है वो भार होगा, और स्मॉल w जो है वो विलेय का भार होगा। ठीक है, और ये आपका 1000। फिर उसके बाद निम्नलिखित में किसका परासरण दाब कम होगा? फिर से मैंने बताया, तो इस टाइप के क्वेश्चन पर स्पेशल वीडियो बनेगा, वहां आप देखिएगा। इन सभी में किसका होगा? स्वर्ण दाब, स्वर्ण विलयन का। स्वर्ण विलयन अगर आपको दिया जाएगा तो उसका मतलब परासरण दाब सबसे अधिक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से परासरण दाब पर है। निम्नलिखित विलयनों में से सर्वाधिक परासरण दाब किसका होगा? तो 1 NH4 का होल थ्राइस PO4 का। अनंत अनुता पर जलीय Na2SO4 विलयन के वान-ठाप गुणांक का मान कितना होता है? 3। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास है महत्वपूर्ण प्रश्न है समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? तो हमारा उत्तर होगा ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपरासरी विलयन कहलाते हैं। एक बार फिर से सुनिए, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपरासरी विलयन कहलाते हैं। और आगे लिखा, दो समपरासरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता है। मतलब अगर अर्धपारगम्य झिल्ली दो समपरासरी विलयन में रख देते हैं तो उनका परासरण नहीं होता, मतलब विलयन का कोई आदान प्रदान नहीं होता। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दूसरा, परासरण तथा विसरण क्रिया में विभेद करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 4 अंतर आपको यहाँ पर लिखकर दिखा दे रहा हूँ, आप इस तरह से उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, पहला यहाँ परासरण क्रिया और विसरण क्रिया में क्या अंतर है? परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है और विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है। पहला अंतर ध्यान दीजिएगा। परासरण के विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। तो इसमें प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं और इसमें केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। तीसरा, परासरण में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में जाते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में जाते हैं। यहाँ उल्टा है, विसरण में विलेय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। तो याद रखिएगा। अगला चौथा, परासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है, विसरण क्रिया ठोस, द्रव व गैस अवस्था में भी हो सकती है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। इसमें अर्धपारगम झिल्ली चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। इसमें विलायक के कण एक दिशा में विसरित होते हैं, इसमें विलायक तथा विलेय के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। इसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मतलब प्रवाह होता है और इसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह होता है। ये केवल द्रव में होता है, ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न जल्दी से ले लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारे सामने जो आया है, परासरण क्या है? परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। कहने का अर्थ है विलायक के अणु जो हैं अर्धपरासरण झिल्ली लिखा है, जबकि अर्धपारगम्य झिल्ली होगा यहाँ पे। अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक जिसमें कुछ नहीं मिला है, उस शुद्ध विलायक से विलयन की ओर चलने लगे। जब विलयन बन जाएगा उसकी ओर चलने लगे विलायक के अणु, या तनु विलयन और सांद्र विलयन को मिला रहे हैं तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अगर विलायक के अणु चलने लगते हैं इन अपने आप, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। यहाँ परासरण दाब के लिए व्यंजक था Pv बराबर nRT। P क्या है? विलयन का परासरण दाब। V क्या है? विलयन का आयतन। N क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। W बटा M। W मतलब विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, M का मतलब होगा। ठीक है। T क्या है? परम ताप। R क्या है? विलयन स्थिरांक जिसका मान होगा 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होता है इसका मान। ठीक है, तो इस तरह से ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। परासरण क्या था? परासरण के लिए व्यंजक लिख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वांट हाफ गुणांक क्या है बच्चों? वांट हाफ गुणांक छोटी सी परिभाषा है। वांट हाफ गुणांक किसी पदार्थ के अणुसंख्य गुणधर्मों के प्रेक्षित तथा परिकलित या परिकलित को या अपेक्षित बोलते हैं। ठीक है, अपेक्षित मानों का अनुपात होता है। मतलब वांट हाफ गुणांक किसी पदार्थ के अणुसंख्य गुणधर्मों के, वांट हाफ गुणांक किसी पदार्थ के अणुसंख्य गुणधर्मों के प्रेक्षित तथा परिकलित या आपेक्षिक मानों का अनुपात होता है। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर हमारा 5वां है,
ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तो हम सबसे पहले ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित करेंगे। किसी विलायक के ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कर रहे हैं। परिभाषा कहाँ से स्टार्ट होगी? किसी विलायक के 100 ग्रामों में, कोई विलायक लिया जाएगा, उसके कितने ग्रामों में? 100 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विलेय या वैद्युत अनअपघट्य के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। फिर सुन लीजिए, किसी विलायक के 100 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विलेय, किसी विलायक के 100 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विलेय या विद्युत अनअपघट्य के 1 ग्राम अणु घोलने पर, 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे क्या के या के 100 से व्यक्त करते हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ है ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक, एकदम वैसा ही है, ठीक है। किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु, मोल भी कहते हैं ग्राम अणु को, 1 ग्राम अणु को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर, वैसे भी परिभाषा कर सकते हो, 100 ग्राम मतलब कि विलायक के 100 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विलेय या विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु, ठीक है, घोलने पर विलायक के हिमांक में जो अवनमन होता है उसे विलायक का ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक कहते हैं। देखिए एकदम यहाँ तक आप वही लिख दीजिए, यहाँ क्वथनांक में उन्नयन होता है और यहाँ पर आप बोलेंगे हिमांक में जो अवनमन होता है वो आपका ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। वहाँ क्वथनांक में उन्नयन होता है इसलिए वो ग्राम मतलब विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, और यहाँ अवनमन होता है इसलिए ये विलायक का ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।